नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज जिस वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ वो है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट 2025। तो उत्तर प्रदेश में फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है आ चुकी है। तो आज हम जो है इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे। तो इस एक वीडियो से ही आपकी जो सारी चीजें जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो में जो है आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें जो है 1253 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकली है। ये आप देख सकते हैं 1253, यानी कि 1253 पदों के लिए ये वैकेंसी जो है निकली हुई है। और इसके जो फॉर्म है वो 4 सितंबर 2025 से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और ये 6 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, यानी कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपकी नियुक्ति होगी इन वैकेंसीज के द्वारा। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 4 सितंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं, 6 सितंबर तक चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल जान लेते हैं हम लोग। पोस्ट जो नेम है वो आपको मैंने बताई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वेरियस सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की जो है पोस्ट है। जितने विषय हैं उनके विषयों के हिसाब से अलग अलग पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसीज आपको मैंने बताई थी 1253 है। पे लेवल जो है इसमें वो लेवल 10 का पे लेवल है, यानी कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है आपकी। 57,700 रुपए से लेकर के 1,82,400 रुपए तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। जॉब लोकेशन जो है वो जितने भी डिग्री कॉलेज हैं यूपी के, उसमें आपको किसी में भी नियुक्ति जो है वो इसमें दी जा सकती है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 4 सितंबर 2025, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि टोटल 1253 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल बना दी है। तो उसमें आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे देखिए, कॉमर्स जो है, कॉमर्स के लिए 157, यानी कि 157 वैकेंसी। इंग्लिश के लिए 92 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए 87 है। हिंदी के लिए भी 87 है। बॉटनी के लिए 79 है, 79। मैथमेटिक्स के लिए भी 79 है। जूलॉजी के लिए भी 79 है। सोशोलॉजी के लिए 78 है। इकोनॉमिक्स के लिए 61 है। फिजिक्स के लिए 60 है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं। ये देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट से हिस्ट्री के लिए 58। किस किस सब्जेक्ट के लिए वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये मैंने पूरी टेबल दी है, ये देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी है खाली। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, इसके सबसे जरूरी जो है वो आपको समझना है ध्यान से, वो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें अब आपको समझना है। देखिए, जो अधिकतर सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो है वो मास्टर डिग्री मांगी गई है। मास्टर डिग्री जो है वो मांगी गई है अधिकतर सब्जेक्ट के लिए। और जिसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपको मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में चाहिए आपको मास्टर डिग्री, और मिनिमम आपके जो है वो 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद और जो भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको, उनके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, एनईटी, जो कि यूजीसी या फिर सीएसआईआर द्वारा जो कंडक्ट कराया गया है, वो आपको पास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब वो आपका पास करा होना चाहिए, उसका आपके पास पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही कैंडिडेट हु होल्ड ए पीएचडी डिग्री, मतलब जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन के तहत, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेट स्लेट सेट रिक्वायरमेंट। मतलब जिनके, अब ये बात आपको ध्यान समझने की है, जिनके पास भी पीएचडी की डिग्री है, मतलब जिनके पास, जो कैंडिडेट जो इसको भरेंगे जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, उनके पास ये नेट का जो सर्टिफिकेट होता है, ये वाला जो इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है तो आपको जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट पास का होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट में, गायन है, वादन सितार है, वादन तबला है, इनके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना चाहिए। हाई कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी, और एक बैचलर डिग्री आपको चाहिए इन सारे सब्जेक्ट के अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि आपको ए ग्रेड का आर्टिस्ट भी होना चाहिए। कहां पर? दूरदर्शन में, मतलब, या फिर एयर, मतलब जिसमें आपको टीवी पे आता हो, उसमें आप कोई कार्यक्रम में, उसमें आपको ए ग्रेड का आर्टिस्ट होना चाहिए। साथ में ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तब जो है, मतलब आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसमें, और प्रोफेशनल आर्ट होना चाहिए, तब आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में तो यह है कि एक्सपीरियंस जो है वो आपका, किसी चीज का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें नहीं मांगा गया है।
ठीक है। एक्सपीरियंस की यहाँ पर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। देखिए लिखा है नो स्पेसिफिक प्रियर टीचिंग एक्सपीरियंस इज मैंडेटेड इन द नोटिफिकेशन, मतलब आपको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चल जाएगा। तो इसके लिए ये जो है अपॉर्चुनिटी बन जाती है फ्रेश ग्रेजुएट एंड पीएचडी होल्डर्स के लिए, मतलब जो कि अभी अभी फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और पीएचडी होल्डर है उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है अलग अलग, वो आपने समझ लिया होगा ध्यान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। और साफ साफ इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जो इसके लिए भरेगा, और ये 1 जुलाई 2025 को आपको कैलकुलेट करी जानी है। फॉर्म 4 सितंबर का है, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एज रिलैक्सेशन में एससी, एसटी, ओबीसी और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो एससी, एसटी, ओबीसी और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है यूपी के, ध्यान रखिएगा यूपी की बात हो रही है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो यूपी के हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन 55 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर 55 साल से ऊपर उम्र है तो फिर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिर भी आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब शायद इसलिए क्योंकि 55 साल के होने के बाद 5 साल की नौकरी ले जाती है, लेकिन जो भी है 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इमरजेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक्स आर्मी पर्सन ऑफ यूपी है तो आपको 3 साल का प्लस पीरियड ऑफ सर्विस जो है आपकी, उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन, और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, और एज कब से कैलकुलेट होगी, 1 जुलाई 2025 से, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सैलरी और बेनिफिट्स, तो ये अपना हिसाब से देख लीजिए कि पे लेवल 10 की जॉब है, मैंने आपको बताया पहले से ही। ठीक है, जो इसमें पे बैंड होता है वो आपका 57,700 रुपए से लेकर के 1,82,400 रुपए तक होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जो बेसिक पे है आपका वो स्टार्ट होएगा 57,700 पर मंथ से, और आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और अदर पर्क्स भी मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स भी जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई सैलरी के बारे में। अब सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहां आपको ध्यान से समझना है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहां पर जो है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये समझ लीजिए। तो एक तो ये मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन है, यानी कि कई स्टेजों में होगा, 3 स्टेज है टोटल। पहला जो है वो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब इसमें देखिए किस तरह से आएगा, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें जो है सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ध्यान से समझ लीजिए इसको, सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन, जिसमें से 70 होंगे मैथ के। ठीक है, जनरल स्टडीज से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सबके लिए कॉमन है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो है मतलब अप्लाई कर रहे हैं, उससे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 70 जो है वो गणित के लिए पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो है वो इस एग्जाम के लिए है 150, और आपको प्रीलिम एग्जाम जो देना है इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, यानी कि टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और 150 नंबर का टोटल जो है ये आपका पेपर होने वाला है। फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग जो है वो भी है इसमें, 1/3 की, यानी कि 0.33 मार्क्स की जो है वो निगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 0.33 जो है वो मार्क्स आपके कटेंगे, एक क्वेश्चन सही गलत करने पर। ठीक है, तो ये हो गया। तो 90 और 30 टोटल 120 क्वेश्चन है, 70 जो है वो गणित के हैं इसमें से, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 150। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगली उस पे चलते हैं हम लोग। तो अब जो है आगे देखते हैं। तो ये देखिए अब टीयर 1 हो गया, आपने टीयर 1 समझ लिया, टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर था। अब टीयर 2, टीयर 2 में आप देख सकते हैं कि टीयर 2 जो होगा वो मेन एग्जामिनेशन का होगा, जो कि रिटर्न है। आप जो प्रीलिम एग्जाम जो है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है उसको जो क्वालिफाई कर लेगा वही टीयर 2 को लिए क्या होएगा, वही दे पाएगा, जाहिर सी बात है। तो एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन, ये रिटन होएगा। ये भी सिंगल डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 200 मार्क्स का हो, 3 घंटे आपको इसमें जो है वो टोटल समय मिलेगा। पेपर ये भी जो है वो सिंगल होना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 200 मार्क्स का है। ड्यूरेशन इसकी भी, इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे होगी। ठीक है, 200 नंबर का है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन होंगे इसमें। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, जिसकी लिमिट होगी 125 वर्ड लिमिट,
और प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 200 वर्ड की लिमिट होगी और प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स का हो। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 120 नंबर इसके लिए हो गए लॉन्ग आंसर के लिए, और शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स का एक है, टोटल 10 है, तो 80 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 200 नंबर। तो 200 नंबर का आपका ये पेपर जो है वो होएगा, और इसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का जो है वो समय मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आपका होएगा तीसरा राउंड भी है इसमें, ये तो 2 राउंड हो गए। फिर इसको क्लियर करने के बाद या जो भी है उसके बाद आपको इंटरव्यू का राउंड होना है। इंटरव्यू के लिए जो मेन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उनको ही जो है वो इंटरव्यू में मौका मिलेगा, ठीक है, इन पर्सनल इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का होगा, और इसमें कैंडिडेट की पर्सनालिटी, सब्जेक्ट की नॉलेज भी देखिए, लिखा है सब्जेक्ट की नॉलेज और कैंडिडेट की पर्सनालिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब पढ़ाने का जो एप्टीट्यूड है, क्योंकि आप टीचर बनना है, वो टेस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। अब यहाँ देखिए, जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा उससे कोई लेना नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपके टोटल मार्क्स जो कि आप मेन एग्जामिनेशन में लाएंगे, जो रिटर्न हुआ है ये वाला, जो ये वाला एग्जाम है, और जो इंटरव्यू हुआ होगा 25 नंबर का, उनसे आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो प्रीलिम एग्जामिनेशन भी है, क्योंकि उसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेन और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करना कैसे आपको, तो ये आप समझ लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, टोटल प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। अब इसमें क्या है, आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपकी स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन चाहिए आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के चाहिए आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले, जिससे कि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेप, यहाँ आपको ध्यान समझ लीजिए कैसे आपको एप्लीकेशन बनना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर। ओटीआर आप देखिए लगभग सब में अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसमें भी जो ओटीआर है वो अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। इट इज मैंडेटरी टू हैव एन ओटीआर नंबर, इफ यू डोंट हैव वन विजिट द ओटीआर पोर्टल। तो आपको ओटीआर पोर्टल पे जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और अप्लाई करने से 72 घंटे पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इसकी वो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दीजिए, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए। फिर एडवर्टाइजमेंट जो है उसको फाइंड करिए, एडवर्टाइजमेंट होगा ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, जो लिंक है उस पे जाइए, होम पेज पे आपको दिखेगी। वहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025, ये वाली लिंक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 ये दिखेगी, उसमें आप अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद ओटीआर जो आपने कर लिया होगा तो उससे आप सीधे ओटीआर प्रोफाइल पे ओटीआर नंबर डाल के ऑथेंटिकेट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपना जो बाकी बाकी सारी चीजें आपकी ओटीआर से वो ले लेगा ऑटोमेटिक, और बाकी जो डिटेल बचेंगी जो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सब आप अप्लाई कर दीजिए इसमें। फिर उसके बाद आप जो है फी पेमेंट कर दीजिए, और फिर अपना सबमिट करके प्रिंट लीजिए। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन स्टेप है। ओटीआर इसमें अनिवार्य है, तो इसलिए ओटीआर आप जरूर लीजिएगा, ओटीआर के बिना आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, ये डेट आपको याद नहीं चाहिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो, कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2025, लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है। तो ये दोनों डेट तो आप याद रखिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने की डेट यही है। फिर लास्ट डेट फी पेमेंट की भी यही है, कि अगर आपने फॉर्म भर लिया, फी पेमेंट नहीं की है, तो आप 6 अक्टूबर तक ही फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई करेक्शन और मॉडिफिकेशन करना है तो याद रखिए 13 अक्टूबर तक आप करेक्शन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये डेट आप याद रखिए 13 अक्टूबर, ठीक है। और एग्जाम डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी एग्जाम की डेट आएगी तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। फिर उसके बाद फीस, सबसे जरूरी चीज कि कितनी फीस लग रही है। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से, तो उसके लिए आपकी फीस जो है वो है 125 रुपए। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो मात्र 65 रुपए फीस है आपकी। पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं तो मात्र 25 रुपए आपको फीस देनी है, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 65 रुपए फीस देनी है। तो ये आपकी फीस हो गई अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये फीस बता दी मैंने। फिर उसके बाद बस, तो इतनी बातें थी। तो अगर अब आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, हमारी मेहनत पसंद आती हो, और आपको इसी तरह से आगामी परीक्षाओं के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में जानना हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।